पाकिस्तान में यूरिया की प्रोडक्शन पिछले 2 सालों में देखी जाए तो बढ़ती जा रही है, जो कि हमारी कौमी खपत से ज़्यादा है। उसके बावजूद लगातार 2 सालों से हम यूरिया के सख्त बहरान का शिकार हैं। जब भी हमारी कोई कैश क्रॉप आने लगती है, उसकी तैयारी होने लगती है, यूरिया गायब हो जाता है। यूरिया कहाँ जा रहा है जी? यूरिया देखें, ये स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ज़रिए स्मगल हो रहा है। स्मगलिंग के अंदर अब जब कहा जाता है कि आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, उनकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? ये कोई ईमेल के ज़रिए नहीं जा सकता, ये व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं जा सकता, ये टाले जाते हैं और बाकायदा इनके फुटेज मौजूद हैं, इनकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन किसी के सर पे जून तक नहीं रेंग रही। एक तो स्मगलिंग का इशू है, दूसरा जो स्मगलिंग की वजह के बाद जो उनका यूरिया मुल्क के अंदर है, सारे के सारे जितने ज़राअत के आपके इंस्पेक्टर हो गए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो अपनी मंथलियाँ ले रहे हैं डीलर से और वो खामोश बैठे हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा आप शोर मचाते हैं, आप नॉमिनेट कर दें कि फ़लाँ डीलर के गोदाम में खाद पड़ी है, तो कार्रवाई के लिए एक आधा छापा मार लिया जाता है। उसके बाद उसको फाइन करके उसकी जो जब्त खाद है दोबारा उसको वापस दे दी जाती है राहदारी के ऊपर, उसको कोर्ट से। साइम साहब, अगर चंद एक पॉइंट्स की बात की जाए तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इस ज़िले में ज़्यादा फ़लाँ जगह पे स्टॉक हुआ होगा इस वक्त? देखें, यूरिया सबसे ज़्यादा इस वक्त जो स्टॉक हुआ है वो आपका जो बॉर्डर एरियाज़ हैं पंजाब के, डीजी खान, राजनपुर, उनमें चेक करें आप। उसके बाद आपका जो सिंध के बॉर्डर एरियाज़ हैं जो बलूचिस्तान से टकराते हैं, उनमें चेक करें, वहाँ पर है। आपके प्लांट जहाँ पे हैं, देखें एंग्रो का प्लांट कहाँ पे है, फौजी फर्टिलाइज़र का प्लांट कहाँ पे है, उन प्लांट से आप देखें इनको सिस्टम क्या है कि आप यूरिया जितना प्लांट से निकल रहा है, प्रोडक्शन आ रही है, हम उनको गैस सब्सिडी भी देते हैं। अगर इन लोगों ने मनमानी करनी है, इंटरनेशनल रेट से ज़्यादा बेचना है, महंगा बेचना है और शॉर्टेज करनी है, तो गैस की सब्सिडी बंद कर दें ताकि घरों में तो गैस आए ना। लेकिन सर, कंपनीज तो कहती हैं कि हम कंट्रोल रेट पे डीलर्स को देते हैं, आगे डीलर्स का अपना निज़ाम है, वो हुकूमत ने कंट्रोल करना है। गलत बयानी की जा रही है। कंपनीज जो सी हैं वो डीलर को ब्लैकमेल करती हैं। कंपनियां जनाब अपना ब्लैकमेल करती हैं, वो डीलर को मजबूर करती हैं कि वो यूरिया के साथ वो प्रोडक्ट भी उठाएं, खाद का, नाइट्रोफास या DAP, जो इसकी मार्केट में खपत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉक सेल करने हैं। अब वो जो उनका प्रोडक्ट है वो इनवाइस रेट से कम बिकता है, उसमें डीलर को लॉस होता है 600-700 रुपये का पर बैग में। तो डीलर उस लॉस को पूरा करने के लिए यूरिया की कीमत में इजाफा करता है, वहाँ से वो 1400 कमाता है। साइम साहब, यूँ महसूस होता है कि किसानों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मकई पाकिस्तान की एक अच्छी फसल थी, मगर इस साल उसके बीज में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। इस वक्त 28,000 से जायद का बिक रहा है 1 एकड़ का बीज का पैकेट। तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये अब एक और सानिया इस साल देखने में आया। हर साल आता था कि कीमतें आपकी बढ़ती थी और आपका सीड ब्लैक होता था, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये का ब्लैक होता था। इस साल तो अनहोनी हो गई है कि मकई जिसकी खरीदारी आप 2800 रुपये मन करने को तैयार नहीं है, आप वही मकई बीज की शक्ल में उसको थोड़ी सी सीड ट्रीटमेंट करके और उसको आप पैक करके फार्मर को, उसी किसान को 28,000 रुपये मन पे 28,000 रुपये का बैग दे रहे हैं, यानी कि 2800 रुपये किलो दे रहे हैं। 10 किलो का बैग होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की जो हायर मैनेजमेंट है वो अपने मनपसंद डीलर्स को देती है। अच्छा साइम साहब, इस वक्त जो हाइब्रिड बीज है उसका मसला बना हुआ है, तो पाकिस्तान में भी तो इदारे हैं, मेज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बाकी भी सीड को मल्टीप्लाई करने वाले इदारे हैं, तो हमारा सीड कहाँ जा रहा है? ये तो 3% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला है? देखें, और इसमें भी सबसे बड़ी बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान के जो के अदारे हैं, उनका मेज़ की मैं बात करूँ, उनका सीड बहुत अच्छा सीड है। इस वक्त लोकल कंपनीज जो सी लोकल आपका हाइब्रिड तैयार कर रही हैं और वो एतबार जा रहा है मल्टीनेशनल के, और उनकी कीमत कम है, 10, 11, 12 हज़ार में आपको दस्तयाब हो जाता है। आप 16,000 रुपये का मतलब है कि आपने उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी बिजाई का खर्चा और पानी का खर्चा बचा लिया, आपकी कितनी बचत हो गई? यानी हम मकामी तौर पे ये जो हम अरबों डॉलर्स का बीज इंपोर्ट करते हैं, हम मकामी तौर पे पैदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने अपने अदारों को रोक दिया अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, जिसमें आपकी तमाम ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, और ब्यूरोक्रेसी आपकी इन्फ्लुएंस है। सेक्रेटरीज क्यों इन्फ्लुएंस हैं? सेक्रेटरीज को अपने बच्चों की फीसें पे करनी है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, उनको चाहिए, उनको गैर मुल्की ट्रिप चाहिए, उनको फंडिंग चाहिए, उनको शॉपिंग चाहिए दुबई के मॉल्स के अंदर, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जी साइम साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस वक्त असलम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि हफ्ता भर जो है मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। जी सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पोटवार रीजन, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, इनमें बारिश हो सकती है और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह सिंध में कराची समेत मुल्क सुबह के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है।
बलूचिस्तान में कोयटा समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। केपी में पेशावर, मालाकंड, सवात, कलाम इनमें बारिश का इम्कान है, जबकि जनूबी केपी में ज़्यादातर मौसम खुश रहने का इम्कान है। नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जी सर, ये भी फरमा दें कि दर्जा हरारत की क्या पोजीशन रहेगी पाकिस्तान भर में? जी, दर्जा हरारत की बात की जाए तो मैक्सिमम दर्जा हरारत आने वाले वीक के दौरान इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी ठीक है सर, मुख्तलिफ दरियाओं की बात करें तो सैलाबी सूरत हाल जो है वो क्या रहेगी? किस दरिया में ज़्यादा सैलाब का ख़तरा है? आजकल मानसून का सीज़न है तो इसमें बारिशें भी होती हैं और दरियाओं में फ्लोज भी बढ़ने का इम्कान होता है, लेकिन आने वाले वीक के दौरान पाकिस्तान के तमाम जो बड़े दरिया हैं, इनके तमाम जो हेडवर्क्स हैं, उनमें कोई हाई फ्लड का कोई ख़तरा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम लेवल तक जाने का इम्कान है, लेकिन दरिया सतलज में गंडा सिंह के मुकाम पे ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा और इसमें जो पानी का फ़्लो है काफ़ी ज़्यादा होगा। इस तरह नीचे जो सुलेमान की और इस्लाम तक जो पानी ज़्यादा जाने का इम्कान है। जी संजो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा क्या सूरत हाल है? मौसम तो खुश्क बताया जा रहा है। पाकिस्तान में तो मौसम खुश्क रहेगा, कहीं कहीं इक्का दुक्का आपको चांसेस हैं बारिश के, लेकिन कोई बारिश इतनी ख़ास नहीं है अगला हफ्ता पूरा। लेकिन जो असल मखदूज सूरत हाल है कि इंडिया ने आपके तीनों दरियाओं में पानी छोड़ दिया, चनाब, उसके बाद रावी और सतलुज में। मंगला डैम 96% भरा हुआ है। जेलम का पानी तो वहाँ पर आप कैच कर रहे हैं, उसको ज़ख़ीरा कर रहे हैं, वहाँ मसला नहीं है। लेकिन इन तीनों दरियाओं के ऊपर क्योंकि कोई डैम नहीं है, ये सारा का सारा पानी आप नहरों के ज़रिए तकसीम करते हैं पंजाब के अंदर। उसके बाद ये सारा आपका हेड पंजनर पे जाके आपका दरिया सिंध में शामिल हो जाएगा और उसके बाद दरिया सिंध का एक जो सा बड़ा रेला, ये दरिया सारे तबाही में जाते जाएंगे अपने कैचमेंट एरिया में, तो वहाँ पर फसलात को, लोगों को नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर वो हमारे पास एक मौका है कि जो सिंध में छोटे छोटे 300 डैम बनाए गए, जिनकी तरफ सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है, तो दरिया सिंध के इस पानी को उधर चैनलाइज कर लिया जाए, उन डैमों में स्टोर कर लिया जाए, उन डैमों को भर लिया जाए, ताकि हम अगले खुशहाली के अंदर जो सर्दियों में आएगी उन डैमों से हम अपनी फसलें आबाद कर सकें। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।